हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम यूनिट 3 का जो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, इनकी संरचना, इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों बनाई गई, ये सब। तो चलिए जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो किसी विशेष देश के चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवारों का समन्वय करता है। मतलब कि राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो आने वाले चुनाव में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सदस्य होते हैं वो हर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं एंड लोग जब उनको वोट देते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल की। ऐसा संगठन जिसमें किसी विशेष देश के चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवार नियुक्त हो। ठीक है। तो ऐसा राजनीतिक दल कहलाता है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दल जो है ये लगभग हर देश की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। राजनीतिक दल के बिना राजनीति नहीं चल सकती। हर देश में राजनीति में राजनीतिक दल का बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है। इसके अलावा पिछले कुछ शताब्दियों से आधुनिक पार्टी संगठन विकसित हुए, मतलब कि बहुत सारी नई नई पार्टीज़ बनी हैं, राजनीतिक दल बने हैं। ठीक है। जो कि दुनिया भर में फैल गए हैं। हालांकि कुछ देशों में राजनीतिक दल नहीं है, यह अत्यंत दुर्लभ है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पर राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि ऐसा भी कोई देश हो सकता है जहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल ना हो। ठीक है। तो ऐसे भी कई देश हैं। ठीक है। अधिकांश देशों में कई पार्टियां हैं जबकि अन्य में केवल एक है। कुछ देश है जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी राजनीतिक दल है, बहुत सारी राजनीतिक दल है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल होता है। ठीक है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एंड कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर दो राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग संरचना होती है राजनीतिक दलों की। ठीक है। अब लेकिन लोकतंत्र जो है, एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हो, क्योंकि जितने राजनीतिक दल होंगे जनता के सामने उतने विकल्प होंगे एंड सरकार जो है वो उतने अच्छे से अपना काम करेगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, निरंकुश शासनों के साथ साथ लोकतंत्र की राजनीति में भी पार्टियां महत्वपूर्ण होती है। पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र के लिए भी, राजनीति के लिए भी। ठीक है। एंड निरंकुश शासन को रोकने के लिए भी। ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो निरंकुशता फैल जाएगी। ठीक है। निरंकुश शासन का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आमतौर पर लोकतंत्र में निरंकुश शासनों की तुलना में अधिक राजनीतिक दल होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू निरंकुश शासन। ठीक है। जो डिक्टेटरशिप होती है यानी कि निरंकुश शासन जो होता है उसमें राजनीतिक दलों की संख्या कम होती है। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में ज़्यादा होती है। एंड एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल हो। ठीक है। एंड निरंकुश शासन में अक्सर एक ही पार्टी होती है जो देश पर शासन करती है। अगर हम निरंकुश शासन के बारे में देखें तो उसमें एक ही पार्टी होती है जो पूरे देश पर शासन करती है। ठीक है। तथा कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में प्रतिस्पर्धा को लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं यानी कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है वो क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन हो। यानी कि जब चुनाव हो तो दो से ज़्यादा पार्टीज उस चुनाव में खड़ी हो, पार्टिसिपेट करें। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो जनता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, पार्टियां समाज में मौजूद विभाजनों से विकसित हो सकती है। जैसे निम्न तथा उच्च वर्गों के बीच में विभाजन होता है तथा वे अपने सदस्यों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। इसका मतलब क्या है, पार्टी जो है ये समाज में कई तरीके से विकसित हो सकती है। अब इसमें यह बताया हुआ है कि जो पार्टी यानी कि जो राजनीतिक दल है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। राजनीतिक दल जो है वो कई कारणों की वजह से विकसित हो सकता है। जैसे समाज में अगर विभाजन हो जाए तो उस टाइम पर एक वर्ग के लोग जो होते हैं
ठीक है, एक विचारों वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक राजनीतिक दल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये समाज में विभाजन की वजह से भी विकसित हो सकती है, जैसे ऊंची तथा नीची जाति के लोगों के बीच में विभाजन। अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक दल जो है इसमें आमतौर पर कौन शामिल होता है। राजनीतिक दलों में आमतौर पर एक पार्टी के नेता शामिल होते हैं, ठीक है, जिसकी पार्टी की गतिविधियों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो राजनीतिक दल में आमतौर पर एक नेता होता है पार्टी का, ठीक है, वो जो नेता है वो हैंडल करता है कंप्लीट जो मेंबर्स है पार्टी के उन सबको, ठीक है, पूरे दल को हैंडल करने का काम नेता का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पार्टी होती है इसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं जो नेता का चयन करते हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक व संगठनात्मक कार्य करते हैं। एंड पार्टी के सदस्य भी होते हैं जो स्वेच्छा से पार्टी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टी में कौन कौन होता है, एक नेता होता है जो पूरी पार्टी को, पूरे दल को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कुछ अधिकारी होते हैं जो नेता का चयन करते हैं। ठीक है, पार्टी के सदस्य भी होते हैं जो स्वेच्छा से पार्टी की मदद कर सकते हैं, उससे धन दान कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो सदस्य होते हैं पार्टी के वो उम्मीदवारों को वोट भी दे सकते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को संरचित यानी कि राजनीतिक दलों को संगठित किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो मतदाताओं से भी बातचीत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट दें। आपने देखा होगा जब भी वोट का टाइम आता है तो बहुत सारी रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो वो रैलियाँ क्यों निकाली जाती हैं? वो रैलियाँ इसलिए निकाली जाती है ताकि आम जनता से, मतदाताओं से बातचीत की जा सके। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं इनके अपने अलग विचार होते हैं, अलग लक्ष्य होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनावों में उदारवादी, रूढ़िवादी और समाजवादी पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना आम बात है। अगर हम लोकतांत्रिक चुनाव देखें तो उसमें 3 तरीके की पार्टीज होती है, उदारवादी विचार वाली, रूढ़िवादी तथा समाजवादी पार्टी। इनके बीच में काफ़ी प्रतिस्पर्धा चलती है। ठीक है, बहुत बड़े राजनीतिक दल जो हैं इनकी सामान्य विचारधारा भी हो सकती है, जैसे साम्यवाद, राष्ट्रवाद, इस्लामवाद, ये सब इनकी सामान्य विचारधारा होती है। ठीक है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में राजनीतिक दल जो हैं वो खुद को एक विशेष विचारधारा के साथ पहचानने के लिए अक्सर समान रंग व प्रतीक अपनाते हैं। जितने भी पार्टीज होती है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, इनका एक विशेष नाम होता है। ठीक है, जो बताता है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, तो इसमें नाम से पता चल गया कि ये जो पार्टी है वो जो हरिजन लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो जो पार्टी होती है, इनकी जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके नाम से भी पता चल जाता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो पार्टी यानी कि राजनीतिक दल के नाम से भी ये सब पता चल जाता है। इसके अलावा हर राजनीतिक दल का एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सबका एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे अलग अलग निशान होते हैं उनके, जैसे कमल एंड आप और भी कई निशान आपको पता होंगे जो कि चुनाव आयोग के द्वारा उनको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं इनके अपने अलग अलग विचार तथा आइडियोलॉजी इनकी होती है। ठीक है, राजनीतिक दल जो है इनकी संरचना सभी देशों में समान तरीके से की जाती है। जैसे एक नेता होता है, अधिकारी होते हैं, ठीक है, कुछ सदस्य होते हैं। लोकतंत्र में पार्टियां आमतौर पर अपने पार्टी नेतृत्व का चयन उन तरीकों से करती है जो निरंकुश देशों की पार्टियों की तुलना में अधिक खुले व प्रतिस्पर्धी होते हैं, जहाँ नए पार्टी नेता के चयन को सख्ती से नियंत्रित किए जाने की संभावना होती है। इसका मतलब क्या है? निरंकुश देश जो हैं उनमें क्या होता है, इसका मतलब है कि जो निरंकुश देश हैं उनमें पार्टियां जो हैं उसमें प्रतिस्पर्धा इतने अच्छे से नहीं होती जितने खुलकर लोकतंत्र में होती है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव के टाइम पर जो पार्टीज है उसमें बहुत ही स्पष्ट तथा साफ तरीके से आप देख सकते हैं ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, बोलते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो जो फेयर इलेक्शन है वो लोकतंत्र में होता है। लेकिन जो निरंकुशवादी व्यवस्था होती है उसमें जो पार्टीज है यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा खुलकर नहीं होती, स्पष्ट तरीके से नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा उसमें काफ़ी धोखाधड़ी भी यूज़ की जाती है, जैसे मतदाताओं को डराना धमकाना, डरा धमका कर मतदाताओं से मत इकट्ठा करना। तो ये सब निरंकुशवादी व्यवस्था में देखा जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो है ये अलग अलग स्तर पर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर ऑल ओवर कंट्री को संभालते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर जो
राजनीतिक दल होते हैं वो थोड़े छोटे लेवल पर होते हैं एंड क्षेत्रीय स्तर पर और छोटे लेवल में होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।